थॉमस हॉब्स और लॉक को पढ़ने के बाद अब हम जीन जैक रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ेंगे। रूसो ने हॉब्स की लॉक की तरह कोई फॉर्मल एजुकेशन इस तरह से नहीं ली थी और इस तरह से कोई राजनीतिक परिवार से उसके कोई रिलेशन नहीं थे, लेकिन उसके अपने विचार डायरेक्ट डेमोक्रेसी से संबंधित, जनरल विल से संबंधित या इक्वलिटी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विचार उसके रहे हैं। उसने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जिसको हॉब्स ने दिया था और लॉक ने जिसको अपने रूप में पेश किया था, उसी सामाजिक समझौते के सिद्धांतवादियों में रूसो का नाम भी आता है। रूसो ने हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों से प्रभावित था और दोनों के विचारों से प्रभावित होकर अपने सोशल कॉन्टेक्ट में उनके विचारों को मिलाकर एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी राज्य बनाने की कोशिश की जो लेवियाथान से भी ज़्यादा ताकतवर हो, और दूसरी तरफ उसको वो व्यक्ति के अधिकारों के प्रति भी इतना चिंतित था जितना कि लॉक भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा। तो उसने ऐसा भी प्रावधान किया अपने समझौते में कि व्यक्ति के किसी भी अधिकार का कोई भी हनन ना हो, यानी कि राज्य बनने से पहले जो अधिकार थे वो सारे उसके पास रहे। तो इस तरह से उसने व्यक्ति के अधिकारों के प्रति भी और राज्य की शक्ति के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी, दोनों के प्रति वो जागरूक था और इसलिए उसको बहुत बड़ा व्यक्तिवादी विचारक भी और दूसरी तो बहुत बड़ा एब्सोल्यूटिस्ट भी कहा जाता है। तो देखेंगे इसके विचारों में इस तरह उसने कैसे संभव हुआ दोनों चीज़ें एक साथ, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। क्योंकि अगर राज्य की शक्तियों को बढ़ाया जाता है तो फिर व्यक्ति की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ाया जाता है तो राज्य की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। सबसे पहले उसके जीवन के बारे में जानते हैं कि रूसो ने एक फ्रेंच फिलोसफर था। 1712 में एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ था। उसने कोई भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली थी और पेरेंट्स का प्यार अफेक्शन उसको नहीं मिला था और उसकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो गरीबी और अभाव में ही गुजर गई थी, डेप्रीवेशन में। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब 1749 में एक ऐसे कंपटीशन किया गया और वैसे का टॉपिक था कि हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेज एंड द आर्ट हेल्प टू प्योरीफाई करप्ट मॉरल्स, कि साइंस ने क्या व्यक्ति के नैतिक जीवन में सुधार किया है या साइंस की वजह से हमारा जीवन और ज़्यादा नरकमय हो गया है। तो उसके बारे में इसने जो ऐसे लिखा था उसमें इसने ये दिखाया था कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए और जितना हम प्रकृति को छोड़कर साइंस की तरफ बढ़े हैं या साइंस की जो प्रोग्रेस की है उससे व्यक्ति के जीवन को और ज़्यादा भ्रष्ट बना दिया है या व्यक्ति के जीवन को और ज़्यादा पतित बना दिया है। तो ये उसने प्रकृति की तरफ लौटने का नारा दिया था, बैक टू द नेचर। और उस ऐसे कंपटीशन में इसको फर्स्ट प्राइज ही नहीं मिला बल्कि उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी हो गई। जो लिटरेरी क्लास थी, जो एजुकेटेड क्लास थी, उसमें इसकी विचारों को महत्व दिया जाने लगा। फिर उसके बाद इसने कई रचनाएं लिखी जिसमें महत्वपूर्ण सोशल कॉन्टेक्ट जो किताब है वो थी। फिर इसने इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन फाउंडेशन ऑफ इक्वलिटी, उसने अपनी इस रचना में अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही जब हम देखेंगे, जब इसने ह्यूमन नेचर या स्टेट ऑफ नेचर की बात की तो जो झगड़ा शुरू हुआ या जो समाज में जो अव्यवस्था फैलनी शुरू हुई या लड़ाई झगड़े शुरू हुए उसमें सबसे इसने मूल कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही बताया है। उसकी दूसरी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इमाइल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब में ही उसने
अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है, जो राज्य की उत्पत्ति के जो एक सिद्धांत दिया जाता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। रूसो ने हमेशा जो प्रिविलेज क्लास थी उसको, उसके जो विशेष अधिकार जो उन लोगों को मिलते थे, हमेशा उनको ख़त्म करने की बात उसने की थी। और जो मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास था, हमेशा उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के लिए हमेशा रूसो ने अपने जो भी राइटिंग थी या जो भी उसने लिखता था या जो भी प्रचार करता था, उसमें हमेशा ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अधिकार दिलाने के लिए ये संघर्ष करता रहा। रूसो पर जो प्रभाव था, क्योंकि हर एक विचारक पर किसी न किसी दूसरे विचारक का या अपने इन्वायरमेंट का या अपने कुलीग्स का किसी न किसी का प्रभाव रहता है उसके विचार पर, जो उसके विचारों को एक शेप देते, एक डायरेक्शन देते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो हर एक व्यक्ति जैसे अपने युग का चाइल्ड ऑफ हिज एज, अपने युग का शिशु होता है, यानी कि उसको अपने युग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये भी अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ये अभाव की ज़िंदगी इसने जी थी, परिवार से प्यार नहीं मिला था, तो इसने हमेशा जो गरीब वर्ग था या जो अधिकारों से वंचित था, हमेशा उसके अधिकारों की इसने बात की थी और ऐसे सुझाव दिए थे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए। इसके अलावा प्लेटो से प्रभावित था। पॉलिटिकल सब्जेक्शन इन एथिकल एंड कम्युनिटी इन इटसेल्फ इज चीफ मॉरलाइजिंग एजेंसी, यानी कि उसने कम्युनिटी, एक तो एथिकल्स की बात की कि राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत भी होने चाहिए, और समुदाय जो कम्युनिटी, क्योंकि ये अपने समझौते में भी समुदाय को ही सारे अधिकार देने की बात करता है, तो इसने कहा था, इसने समुदाय जो मॉरलाइजिंग एजेंसी है, जो लोगों को नैतिकता सिखाती है समुदाय, तो उसको भी जो विचार था ये इसने प्लेटो से लिया था। नेचुरल राइट्स वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले लॉक काफ़ी प्रभावशाली विचारक हो चुका था, तो लॉक से इसके विचार प्रभावित थे। खासकर जो नेचुरल राइट्स, जो राइट्स हमें इंसान होने के नाते प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और सॉवरेनिटी टू द ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि लॉक ने भी अपने समझौते में जो सॉवरेनिटी दी थी, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो एक कम्युनिटी को दी थी, किसी एक व्यक्ति को नहीं दी थी। और थ्योरी ऑफ कंसेंट, यानी कि लोगों की सहमति से ही शासन किया जाना चाहिए, जो कि आज लोकतंत्र का एक मुख्य आधार है कि लोगों की सहमति से ही शासन किया जाता है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू से आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद, जिसमें संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना चाहिए और संविधान भी ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करे। तो इन विचारकों से और अपने खुद के अनुभव से और अपने खुद के एनवायरनमेंट से रूसो ने सबसे ज़्यादा सीखा था। अब इसके बाद बात आती है ह्यूमन नेचर के बारे में, क्योंकि सभी विचारकों ने जो भी समझौतावादी विचारक हैं, इन्होंने एक ही मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस तरह से पहले ह्यूमन नेचर और ह्यूमन नेचर पे किस तरह से स्टेट ऑफ नेचर बेस्ड था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था किस तरह से उस पर बेस्ड थी, और फिर किस तरह से उस लोगों ने समझौता किया, किसको कैसे अधिकार दिए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ह्यूमन नेचर के बारे में वो बताते हैं। हॉब्स ने भी, लॉक ने भी बताया, और हॉब्स और लॉक दोनों का चित्रण अलग अलग था, बिल्कुल अपोजिट था ह्यूमन नेचर के बारे में जो उनके आइडियाज़ थे। हॉब्स आदमी को पूरी तरह से स्वार्थी, लालची और झगड़ालू प्रवृत्ति का मानता है। दूसरी तरफ से लॉक आदमी को पूरी तरह से दयालु, परोपकारी और हमेशा एक दूसरे की मदद करने वाला इंसान इस रूप में प्रकट करता है। तो लॉक ने रूसो ने यहाँ पर भी दोनों के विचारों को मिला दिया। उसने कहा पहले तो इंसान ऐसा ही था, जैसा कि लॉक ने कहा, बहुत अच्छा था, एक नोबल सैवेज था, जंगली था लेकिन बहुत सभ्य था, जंगली था लेकिन बिल्कुल ईमानदार था और बिल्कुल सीधा साधा जीवन व्यतीत करता था, कोई छल कपट की बात नहीं थी। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो फिर वो ऐसा हो गया जैसा कि हॉब्स ने बताया है। तो पहले इंसान उसने फिर प्रॉपर्टी आने से पहले बिल्कुल लॉक
ने जो चित्रण किया वैसा था। और फिर बाद में प्रॉपर्टी आने के बाद कैसा होगा, जैसा कि हॉब्स ने अपना मानव स्वभाव के बारे में चित्रण किया। तो वैसे तो ये मानता है कि बेसिकली तो आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वो टू इंस्टिंक्ट, दो चीज़ों से हमेशा प्रेरित होता है, एक सेल्फ लव एंड म्यूचुअल एड, यानी कि एक तो अपने आप से प्यार करता है और एक दूसरे की मदद करता है, सिंपैथी रखता है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश बिटवीन टू इंस्टिंक्ट्स, इन दोनों में कई बार क्लैश होता है आपस में, दोनों इंस्टिंक्ट्स में, कि अपने आप के बारे में सोचे या दूसरे की मदद करने के बारे में सोचे। गिव्स राइट टू द अदर इंस्टिंक्ट दैट इज कॉन्शियस, के बाद एक नई इंस्टिंक्ट डेवलप होती है जिसको उसने कॉन्शियस या एक आत्म चेतना का नाम दिया है। प्राइड इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इविल्स, जो प्राइड करने के यानी अपने आप को जो गर्व करता है, जो घमंड करता है या अपने चीज़ों पर या अपनी प्रॉपर्टी पर, तो इस तरह की जो कॉज हो, कहता है कि सारी बुराइयों की जड़ यही होता है। अब उसने इस आधार पर, स्टेट ऑफ नेचर के आधार पर, उसने ह्यूमन नेचर के आधार पर स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था कैसी है उस बारे में बताया। सबसे पहले तो इन द स्टेट ऑफ नेचर ऑल मैन आर इक्वल, सभी आदमी बराबर थे, पीसफुल जीवन जीते थे, ज्वाइंट ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सिंपल और नेचुरल लाइफ हो जीते थे। जैसे हमें कल्पना कर सकते हैं कि आदमी जो भोला भाला आदमी है वो बिना छल कपट के कैसे ज़िंदगी जीता है, तो रूसो ने उसी तरह से वर्णन किया कि इसी तरह से आदमी ज़िंदगी जीते थे। कोई कानून नहीं था, कोई मॉरलिटी नहीं थी, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, कोई आवश्यकता भी नहीं थी। सोशल इंस्टिंक्ट और मैन अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू गिव अप सॉलिडेरिटी लाइफ एंड टेक टू ग्रुप लाइफ। तो फिर उसने जो उसकी इंस्टिंक्ट, जो सेल्फ लव था, म्यूचुअल एड था, उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो एक ग्रुप लाइफ यानी कि एक जिंदगी, समुदाय में ज़िंदगी रहना शुरू करे, अकेला अकेला रहने की बजाय। ग्रेजुअली सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप, और इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, जैसे फैमिली डेवलप हुआ या फिर ग्रुप, समुदाय या फिर जो कबीले वगैरह होते थे, इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। द इंस्टिंक्ट और सेल्फ लव बिगिन टू टेक शेप टू प्राइड एंड आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो जो उसने कहा था कि जो प्राइड सारी बुराइयों की जड़ थी, उसकी वजह से उसको आइडिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी कि अपनी ज़मीन, अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रूसो कहता है कि कोई व्यक्ति ने एक चित्रण करता है कि पहले किसी व्यक्ति ने एक जगह खड़ा होकर अपना सर्कल बना और कहा कि ये ज़मीन मेरी है। इसी तरह दूसरे व्यक्ति ने भी सर्कल बनाया कि ये ज़मीन मेरी है। तो इसी तरह ज़मीन पहले प्रॉपर्टी ज़मीन के रूप में ही होती थी या पशुधन के रूप में होती थी, फिर उसी के आधार पर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हो गई, और इससे ये फिर जो उनका अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का लालच बढ़ता चला गया, और इससे जो उनकी बिल्कुल नॉबल कंडीशन थी, बहुत आदर्श स्थिति थी, वो फिर दूसरी स्थिति में बदलेगी, लेड टू वॉर, मर्डर एंड अरेस्टनेस। तो ये जो बहुत ही अच्छी स्थिति थी, बहुत ही एक बिल्कुल सभी व्यक्ति आपस में प्यार प्रेम से रहते थे, तो लेकिन वो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी जब उन्होंने अपनी बनानी शुरू की, पहले कॉमन प्रॉपर्टी थी सभी की, तो उससे झगड़ा शुरू हुआ, और फिर स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि हॉब्स ने कहा कि सभी का सभी के खिलाफ युद्ध हो गया, सभी बिल्कुल असुरक्षित हो गए। तो दो स्थिति का वर्णन किया है। स्टेट ऑफ नेचर को हम दो स्टेट में बांट सकते हैं, एक तो प्री प्रॉपर्टी स्टेट, एक पोस्ट प्रॉपर्टी स्टेट। प्री प्रॉपर्टी स्टेट को हम मान सकते हैं जैसा कि लॉक ने चित्रण किया है, बहुत अच्छी थी, और पोस्ट प्रॉपर्टी स्टेट को हम मान सकते हैं जैसा कि रूसो ने चित्रण किया है, जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे या बिल्कुल असुरक्षित थी उनकी ज़िंदगी या उनकी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से दो हिस्सों में उसकी स्टेट ऑफ नेचर को बांट सकते हैं, प्री प्रॉपर्टी स्टेज और पोस्ट प्रॉपर्टी स्टेट। अब ऐसी स्थिति में लोगों ने समझौता किया, जैसा कि समझौतावादी विचार किस तरह से आधार बनाते और बताते हैं कि किस तरह से समझौते की आवश्यकता बनी, और उन्होंने एक सुप्रीम अथॉरिटी या राज्य की स्थापना की।
तो जैसा कि स्टेट ऑफ नेचर में दोनों को मिक्स किया हॉब्स लॉ को, यहाँ पर भी उसने जो मेथड में है हॉब्स और लॉक के सेक्शन दोनों को मिक्स करते हुए उन्होंने क्या कहा कि सरेंडर एवरीथिंग टू द सोसाइटी एंड रिसीव्ड ऑल थिंग एट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। उन्होंने समझौता किया कि हम अपने सारे अधिकार सोसाइटी को सौंपते हैं, समुदाय को सौंपते हैं। लॉक ने जिसको सिविल सोसाइटी का नाम दिया या जो जिसको स्टेट के रूप में जानते हैं, तो हम लेकिन क्योंकि सभी व्यक्ति खुद सोसाइटी का हिस्सा है, समुदाय का हिस्सा है, तो वो एक किस्म से सारे अधिकार दे भी देते हैं समुदाय को, और समुदाय का हिस्सा होने के नाते वो सारे ही अधिकार दोबारा रिसीव भी कर लेते हैं। सरेंडर ऑल राइट्स एंड नॉट एन इंडिविजुअल बट ए बॉडी टू विच हिमसेल्फ इज ए पार्ट, यानी कि वो अधिकार जो सरेंडर करते हैं वो किसी एक व्यक्ति को नहीं देते बल्कि समुदाय को देते हैं। क्योंकि लॉ हॉब्स ने जो कहा था, उसने कहा था कि उसने सारे अधिकार जो है वो एक व्यक्ति को दिए हैं जो लेवियाथान का नाम दिया गया। लॉक ने कहा था कि समुदाय को दिए और वो सारे अधिकार नहीं दिए, सिर्फ कुछ लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको जजमेंट करने का सिर्फ ये अधिकार दिए थे। बाकी सारे अधिकार जो नेचुरल राइट्स वगैरह थे वो उन्होंने अपने पास रखे थे, जो सिविल सोसाइटी को दिए थे। और लॉक के समय पर, हॉब्स के समझौते में क्या था कि सारे अधिकार उन्होंने लेवियाथान को दे दिए थे। सिर्फ एक अधिकार रखा था कि यदि वो जीवन को खतरा है तो उसको इस टाइम पर विरोध कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन रूसो ने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा व्यक्तियों के पास, कहा कि व्यक्तियों ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, अपना सब कुछ जो है कंप्लीट जो राइट्स थे वो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समुदाय को। और समुदाय का खुद हिस्सा थे, इसलिए उन अधिकारों के दोबारा से वो मालिक भी बन गए। द कॉन्टेक्ट लीड टू मेटीरियल एंड मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो इससे जो है कॉन्टेक्ट से उनका जो व्यक्ति का मोरल ट्रांसफॉर्मेशन और मेटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, क्योंकि जो नैतिकता के निर्णय भी लिए जाएंगे वो समुदाय के द्वारा लिए जाएंगे और संपत्ति से संबंधित निर्णय भी समुदाय के द्वारा ही लिए जाएंगे। अब बात आती है एक बिल्कुल नॉवल कंसेप्ट रूसो ने दिया था जिसको हम जनरल विल के नाम से जानते हैं। व्यक्ति की इच्छाओं को दो हिस्सों में बांटा। एक इच्छा व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो उसके स्वार्थ से प्रेरित होती है, जो अपना स्वार्थ देखती है, और दूसरी इच्छा होती है कि जो दूसरे का हित भी देखती है। जैसे कि कई बार हम कोई निर्णय लेते तो हमारे अंदर एक दबंध की स्थिति चलती है, हमारे अंदर आपस में अपने अंदर ही हम संघर्ष करते हैं। एक विचार हमारे ये आता है कि हमें ये काम करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। उसमें एक मन कहता है, हमें स्वार्थ से प्रेरित होकर कहता है कि हमें अपना हित देखना चाहिए, मेरा फ़ायदा इसमें मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन दूसरा मन कहता है तेरा फ़ायदा होगा लेकिन इसको समाज को ये नुकसान होगा या दूसरे व्यक्ति को ये नुकसान होगा, तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इन्हीं दो विचारों को जो हमारे मन में संघर्ष चलता है, इन्हीं दो इच्छाओं को रूसो ने दो हिस्सों में बांटा, एक्चुअल विल और रियल विल। एक्चुअल विल वो है जो स्वार्थ से प्रेरित होती है, इरेशनल है, और रियल विल वो है जो नॉबलर है और जो सुप्रीम है, यानी कि जो दूसरे से या जो समाज हित से प्रेरित होती है। तो अगर इन दो इच्छाओं को बांट दिया जाए, हालांकि एक्चुअल में इनको कैसे बांटा जाए ये एक एम्बिग्यूटी इसके कॉन्सेप्ट में रहेगी हमेशा, लेकिन उसने कहा था कि जनरल विल जो होगा वो जो समाज में सभी व्यक्तियों की, अगर सभी व्यक्तियों को ये मान लो उसकी इच्छाओं को दो हिस्सों में बांट दें, एक्चुअल विल और जनरल विल, एक्चुअल विल और रियल विल, तो रियल विल जो होगी यदि उनको जोड़ दिया जाए, सभी व्यक्तियों के रियल विल को जो जोड़ के बनती है, उसने कहा कि वो जनरल विल होगी। और जनरल विल को ही एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सारे अधिकार सारी शक्तियाँ उसने जनरल विल को ही दी हैं।
सब टोटल ऑफ ऑल रियल विल्स ऑफ द इंडिविजुअल विच इज बेस्ड ऑन रीजन एंड फार साइटेडनेस, यानी कि जो दूरदर्शिता पर आधारित है, जो विवेक पर आधारित है, व्यक्ति की उन सभी रियल विल्स को यदि जोड़ दिया जाए, वास्तविक इच्छाओं को यदि जोड़ दिया जाए, तो फिर वो जनरल विल बनती है, सामान्य इच्छा बनती है। और ये विल ऑफ ऑल इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि जनरल विल का ये मतलब सामने चाहिए नहीं कि सभी व्यक्तियों की इच्छा, सभी व्यक्तियों की इच्छा बुरी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, उसमें बुराई भी हो सकती है, सभी व्यक्तियों की इच्छा, लेकिन वो इच्छा जो सिर्फ रियल विल है, एक्चुअल विल नहीं, यानी कि जो समाज इच्छा प्रेरित जो इच्छा है, उन सब का जोड़ जो है वो सामान्य इच्छा है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो लोग और रूसो ने की है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये सारी शक्तियाँ जिसको दी जाती हैं, या जो शासक बनकर उभर कर आता है, वो सामान्य इच्छा ही है, जनरल विल ही है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। समुदाय का जो अधिकार दिए प्रतिनिधि जो बनेगा वो सामान्य इच्छा ही बनेगी, और सारे निर्णय सामान्य इच्छा द्वारा ही लिए जाएंगे। तो इस तरह से रूसो एक किस्म से लोकतंत्र का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको सीधा प्रजातंत्र, जिसमें प्रतिनिधि नहीं बल्कि खुद व्यक्ति शासन करते, वो आइडिया भी देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये सामान्य इच्छा को इतना ज़्यादा अधिकार देता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, उसका कभी विरोध नहीं किया जा सकता। तो वो एक किस्म से तानाशाही यानी कि एब्सोल्यूटिज्म को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जनरल विल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जनरल विल एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में जनरल विल शासक है, तो शासक कोई एक व्यक्ति भी बन जाएगा, वो भी जनरल विल का इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर कहेगा कि रूसो ने भी समर्थन किया है कि शासक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। अब जनरल विल की क्या क्या विशेषता, यानी क्या क्या चीज़ें उसने जनरल विल को दे दी हैं। एक तो इंडिविजुअल, जनरल विल का कोई विभाजन नहीं हो सकता। दूसरी, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी बॉडी एल्स, कोई एक व्यक्ति, कोई एक शासक, कोई एक ग्रुप ये नहीं कह सकता कि मैं जनरल विल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी कि मुझे ही जनरल विल मान लिया जाए। तो जनरल विल का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो एक किस्म से यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सपोर्ट करता है रूसो। इट इज़ सुप्रीम, नो बॉडी कैन डिसओबे हिम, तो यह सबसे ऊपर है, बिल्कुल सुप्रीम है, सॉवरन है, इसका कोई भी व्यक्ति इसकी बात का डिसओबे नहीं कर सकता। तो इसका मिसयूज फिर सरकार द्वारा, शासन व्यवस्था द्वारा इसलिए किया जाता है कि वो कहते हैं कि सरकार को भी डिसओबे नहीं किया जाता। वो भी एक किस्म से अपने आप को खासकर डेमोक्रेटिक नेशंस में दावा कर देते हैं कि जनता ने हमें सुना है, तो एक किस्म से हम पूरी जनता की ही आवाज़ है, यानी कि सभी लोगों की मिलकर ही आवाज़ है, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हालांकि बाद में वो अपने स्वार्थ को ही भी जनता हित की बात कह के उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सिंगल यूनिट है, कैन नॉट बी एलिनेटेड, यानी कि इसको एक सिंगल यूनिट है, इसको यूनिटों में नहीं बांटा जा सकता और इसको दिया नहीं जा सकता, इसको दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। अनरिप्रेजेंटेबल, दोबारा यही बात है कि इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि हमारी विल को रिप्रेजेंट हमारी पार्लियामेंट करती है, तो ये नहीं है। ये कहते हैं कि जनरल विल को इस तरह से दूसरा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। लोग खुद ही अपनी इच्छा जो होंगी वो सभी लोग मिलके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ नहीं है कि जैसे नहीं है 100 करोड़ की बिल को रिप्रेजेंट 500-700 लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको विरोध करता है जनरल विल में रूसो। ऑलवेज करेक्ट, जब उसने इतनी अच्छी बातें उसमें जोड़ दी, एक तो सभी लोगों की इच्छा उसमें शामिल है और सभी लोगों की वो इच्छा शामिल है जो समाज हित से प्रेरित है। जब ऐसी अगर कोई इच्छा बन जाती है, ऐसा कोई सामान्य इच्छा, ऐसी कोई कंसेप्ट बन जाता, तो फिर उसके गलत होने की संभावना तो कोई रहती नहीं, कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो ही ऑलवेज करेक्ट। तो एक किस्म से यहाँ पर इसका भी फिर जो एब्सोल्यूटिस्ट विचारक होते हैं, जो शासक होते हैं, इसका भी मिसयूज हो फिर इसी रूप में करते, यही कहकर कि इसका मतलब तो ये है कि सरकार कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करती है।
ऑपरेट फॉर द जनरल विल, और हमेशा ये जब ये जनरल इच्छा के साथ जब लोगों की है ही वो एक्चुअल विल, जो लोगों को ना जो रियल विल, जो लोग जो दूसरों की भलाई के लिए काम करती है, तो फिर ये हमेशा लोगों के या जनता के भले में ही काम करेगी। अब जनरल विल की आलोचना कई आधारों पर की जाती है। सबसे पहली आलोचना तो स्पष्ट है कि क्वाइट वैग्यू एंड कन्फ्यूजन। अब कहाँ है, ढूंढे कैसे इसको, किसको माने, कैसे करें। तो ये एक अस्पष्ट धारणा है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हालांकि इससे सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का या जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, इस तरह के जो है हमारी डायरेक्शन मिलती है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। लेकिन ये अस्पष्ट कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग करता है। जनरल विल को ऐसे ढूंढने से बनाया जाना संभव नहीं है प्रैक्टिकली। इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश विल ऑफ ऑल एंड जनरल विल। अब सभी लोगों की इच्छा है और जनरल विल, रूसो ने इसमें फ़र्क किया, लेकिन कैसे फ़र्क करें। अगर सभी लोग आज कोई मान लो कोई नियम बनाना चाहते और सभी लोग उस पर सहमत ये बने, तो क्या वो जनरल विल माना जाए या नहीं माना जाए। रूसो के अनुसार वो जनरल विल नहीं है। हो सकता है कि वो सवार से पहले तो सभी लोगों का सवार था उसमें, तो लेकिन अब उसमें विल ऑफ ऑल, सभी व्यक्तियों की इच्छा और एक सामान्य इच्छा में फ़र्क कैसे किया जाए, कैसे उनमें डिफरेंस किया जाए, कैसे छाटा जाए, कैसे फैसला किया जाए कि ये रियल विल है ना ये जनरल विल है, या सभी व्यक्तियों की विल है लेकिन जनरल विल नहीं है। तो ये भी एक स्पष्ट बात है। वो इसी तरह एक्चुअल विल और रियल विल में भी अंतर करना आसान नहीं होता है कि व्यक्ति कौन सी इच्छा, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति के विचार इतने कम्प्लेक्स होते हैं, एक विचार के पीछे इतनी ज़्यादा इंटेंशन होती हैं, अलग अलग इंटेंशन होते, तो उसमें छांटना कि वास्तव में ये, क्योंकि कई बार दिखाई ऐसा देता कि ये दूसरे के भले के लिए काम कर रहा है, लेकिन होता उसका अपना स्वार्थ है कुछ न कुछ। तो इस तरह से छांटना बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति की एक्चुअल विल और रियल विल कौन से। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब छांटते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार को, ऐसा मूल्यांकन करते तो बहुत मुश्किल होता है, कई बार इम्पॉसिबल सा होता है कि ये नहीं छांटा जा सकता। असाइनिंग एब्सोल्यूट पावर टू जनरल विल, उसने जनरल विल को बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे दी, कोई भी अधिकार व्यक्ति के पास नहीं रखा। हालांकि जिस तरह से जनरल विल का इसने कल्पना की, अगर इस तरह से हो जाता है तो गलत नहीं हो सकती, जनरल विल ठीक है, लेकिन इसका फिर मिसयूज किया जाता है। एक किस्म से उसने जनरल विल को ही नहीं, एक किस्म से उसने एक शासक को या सत्ता को या राज्य को एब्सोल्यूट पावर दी है, या सरकार को एब्सोल्यूट पावर जो दी, जिसका निष्कर्ष निकल के आता है। और जब एब्सोल्यूट पावर किसी को दी जाएंगी इस तरह से, तो निश्चित रूप से उनका मिसयूज होगा, और वो जो है एब्सोल्यूटिज्म की तरफ वो सरकार बढ़ेगी और व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ स्टेट आर नॉट आइडेंटिकल। ये कहता है कि सामान्य इच्छा जो करती है और व्यक्ति की जो इच्छा, दोनों एक समान है, यानी कि वो हमेशा उसके विचारों में और राज्य के विचारों में कोई फर्क, हितों में कोई फर्क नहीं होगा। जब किसका भी गलत प्रयोग लिया जाता है, गलत निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि कई बार सरकार अपने हित को जनहित बताकर उसको पेश करती है, या कहती है इसमें कोई टकराव नहीं जो हम करे हुए, लेकिन वास्तव में शासक के हित और शासित के हित, जैसा कि मार्क्सवादी विचारधारा भी कहती है, कि टकराते हैं हमेशा। और लेकिन अगर रूसो की बात माने तो रूसो तो ये कहता है कि सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती, और राज्य के हित, यानी कि जो राज्य बनता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, उसके हित और व्यक्ति के हितों में कोई टकराव नहीं। जबकि ये भी इस बात पर भी आज बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। लिबर्टी इज नॉट जस्ट टू ओबे द जनरल विल। इसने कहा लिबर्टी की कोई बात ही नहीं की, व्यक्ति को अधिकार तो कुछ दिया ही नहीं, कोई स्वतंत्रता की भी बात नहीं की। इसने कहा कि आप जनरल विल की बात मानो, बस वही स्वतंत्रता, उसी में आपका हित है। तो एक किस्म से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि आप शासक की बात मानो, सरकार की बात मानो, राज्य की बात मानो, वही में आपकी स्वतंत्रता। जबकि ऐसा नहीं है, व्यक्ति का अपना अलग विवेक होता है, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है,
और उसके हित, अपना हित क्या है, सही है क्या गलत है, वो खुद सोचता है। और कई बार सरकार की सोच और उसकी सोच अलग अलग हो सकती है। नॉट प्रैक्टिकेबल, और एक आलोचना तो इसकी है कि इसको प्रैक्टिकेबल यानी कि इसको वास्तव में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आज पॉसिबल कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। पहले भी कभी नहीं रही थी, थोड़ा बहुत था, कुछ परसेंटेज में कुछ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आखिर कंट्रोल सरकार पर या निर्णय लेने की शक्ति या शासन करने की शक्ति कुछ लोगों के ही पास होती है। उसमें सभी लोगों की राय काम नहीं करती, या उनसे नहीं पूछा जाता, या उनके इच्छा अनुसार काम नहीं होते। तो इस तरह से इसकी आलोचना भी की जाती है सामान्य इच्छा की। अब सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट जो जीन बॉडीन ने, ह्यूगो ग्रोशियस ने, हॉब्स ने दिया था, अब उसी कॉन्सेप्ट को इसने भी एक महत्वपूर्ण आधार दिया। इसने भी राज्य की प्रभुसत्ता को किसी तरह की चुनौती नहीं दी, लेकिन जो प्रभुसत्ता इसने दी है वो जनरल विल को दी है। अब जनरल विल को इतनी ज़्यादा आइडियल कंडीशन में रख दिया कि उसको देखने के बाद अगर वास्तव में ऐसी कोई इच्छा हो जाती तो फिर वो गलत भी नहीं हो सकती, फिर उसका आदेश मानने में भी कोई बुराई नहीं है, फिर उसकी शक्ति को कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में सरकार उसकी रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है और उसका गलत प्रयोग भी होता है। सॉवरेनिटी नॉट ए सिंगल पर्सन बट टू द कम्युनिटी, उसने जो प्रभुसत्ता दी है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दी, बल्कि उसने पूरी कम्युनिटीज़ को, पूरे समुदाय को दी है, और जिसका कि खुद वो इच्छा है, और थ्रो द मीडियम ऑफ जनरल, सामान्य इच्छा के माध्यम से, यानी कि सामान्य इच्छा ही उसकी रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। एब्सोल्यूट पावर टू जनरल विल, उसने जनरल विल को एब्सोल्यूट पावर दी, कहीं पर भी कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसी भी तरह से उस सॉवरेनिटी को, जो एब्सोल्यूट पावर जो जनरल विल को दी, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, किसी भी आधार पर उसको कोई लिमिटेशन नहीं लगाया जाता। इसलिए इसको हॉब्स से भी ज़्यादा एब्सोल्यूटिस्ट विचारक माना जाता है, क्योंकि हॉब्स ने कम से कम जीवन संकट में हो तो ऐसी स्थिति में तो छूट दी है कि वो राज्य का विरोध कर सकता है, लेकिन रूसो ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो मानता ही नहीं कि जनरल विल कभी कुछ गलत भी कर सकती है, कुछ गलत हो सकता है। Whoever refuse to obey the general will shall be compelled to do so by the whole body, यदि कोई व्यक्ति जनरल विल की बात को, आदेश को नहीं मानता, तो उसको बाध्य किया जा सकता है वो बात मानने के लिए, यानी कि उसको कंपेल किया जा सकता है, ताकत के आधार पर उसे अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो इस तरह से उसने जो राज्य को एक किस्म से जनरल विल के माध्यम से उसने राज्य को एब्सोल्यूट पावर दी है, जिसको कि किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब रूसो के विचारों में इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद देखने को मिलता है। सबसे पहला तो व्यक्तिवाद ये है कि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य की स्थापना जो है वो व्यक्तियों ने की है। अल्फ्रेड कॉबेन ने कहा कि रूसो इज एन इंडिविजुअल आउटनॉट, यानी कि वो पूरी तरह से व्यक्तिवादी विचारक है। उसने व्यक्ति के प्रमोटिंग द मोरल लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल को जोर दिया है। कम्युनिटी एक माध्यम है मोरल डेवलपमेंट के लिए, और स्टेट इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल एंड एग्जिस्ट फॉर देम। तो उसने जो सामाजिक समझौता किया है, तो यही बात है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो व्यक्ति की इच्छा से ही हुआ है, व्यक्तियों ने ही बनाया है। एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, व्यक्तियों द्वारा बनाया गया। तो इस तरह ये व्यक्तिवादी है। फिर राज्य बना क्यों है? और व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए, उनका मोरल डेवलपमेंट के लिए, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ में जो भी समस्या उनको दूर करने के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है।
तो जो इस तरह से जो स्टेट के फंक्शन डिनोट करते हैं तो उनको व्यक्तिवादी विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जनरल विल जो है जनहित में ही काम करती है। समुदाय जो जनहित में ही, सबके हित में ही काम करेगा, व्यक्ति के हित में ही उसका जो फंक्शन है वो रहेंगे। तो इस आधार पर रूसो को एक व्यक्तिवादी विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अलावा इसने जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात जो निकल के आई, यानी कि लोग किसी और सत्ता के अधीन नहीं रहेंगे बल्कि खुद ही सत्ता का हिस्सा बनेंगे। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोगों को सरकार का हिस्सा जो बना दिया, तो उसमें भी इसने व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है उस आधार पर भी। अब इंडिविजुअलिज्म के साथ साथ एब्सोल्यूटिज्म भी इसके विचारों में देखने को मिलता है, यानी कि दोनों बातें इसमें देखने को मिलती हैं। लॉक को इंडिविजुअलिस्ट, हॉब्स को भी इंडिविजुअलिस्ट की बात भी आती है और एब्सोल्यूटिस्ट की बात भी आती है। इसी तरह रूसो को इंडिविजुअलिस्ट विचारक भी की श्रेणी में भी रखा जाता है और जो एब्सोल्यूटिस्ट विचारक है। अगर इनका एक दूसरे एंगल से सोचें कि जनरल विल लोगों की इच्छा पर आधारित है, लोग उसका इच्छा है, तो इंडिविजुअल लगता है। लेकिन दूसरी तरह जब उसको देखते हैं कि उसने बताया कि जनरल विल कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, उसकी सत्ता कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसका व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है और उसकी आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है और कभी वो गलत नहीं हो सकती या कभी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इन आधारों पर लगता है कि फिर वो एब्सोल्यूटिस्ट विचारक है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था रूसो प्रोपाउंडेड द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी यानी कि राज्य ही सर्वोपरि, राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे कि शरीर के बिना उसके अंगों का कोई महत्व नहीं है। एब्सोल्यूट पावर उसने दी है और व्यक्ति को उसको डिसओबे करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। और ये भी कहते हैं कि डिसओबे किया जा सकता है तो उसको बात मानने के लिए कंपेल किया जा सकता है, उसको बाध्य किया जा सकता है। और जनरल विल कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती, उसके निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो एक किस्म से जनरल विल को फिर भी हम एक शासक के रूप में देखते हैं, एक सत्ता के रूप में देखते हैं, राज्य के या सरकार के रूप में देखते हैं। तो अगर इस तरह की बातें मान ली जाए कि सरकार कभी गलत नहीं हो सकती, तो एक किस्म से हमने उसको बिल्कुल तानाशाही बना दिया, उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया है। और इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी नहीं की है, लिमिटेशन की बात भी नहीं की है, जिस तरह से लॉक अपने विचारों में करता है कि सरकार लिमिटेड होनी चाहिए, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अब जनरल विल इस तरह किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो या उसकी शक्तियों को लिमिटेशन हो, ऐसी कोई बात रूसो ने अपने विचारों में नहीं की है। इसलिए रूसो को एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि तानाशाही विचार या सर्वाधिकारवादी जो आइडियोलॉजी है, विचार है, उसका समर्थक माना जाता है। अब रूसो के विचारों में कमियां भी कुछ हैं। लॉर्ड मार्ले ने कहा है, वुड इट नॉट हैव बीन बेटर फॉर द वर्ल्ड इफ रूसो हैज़ नॉट बीन बॉर्न। यदि रूसो ने जन्म ही नहीं लिया होता तो ये संसार के लिए बहुत बेहतर होता है, यानी कि उसकी कड़ी आलोचना मार्ले द्वारा की गई है। शेबाइन कहता है कि उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी इतनी अस्पष्ट है, इट कैन हार्डली बी सेड टू पॉइंट आउट एन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इतनी की अस्पष्ट, सामान्य इच्छा कॉन्सेप्ट एक्चुअल विल का या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो इतनी अस्पष्ट उसने बताई कि उससे ये कुछ ही हम कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिलती किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने को, या कोई बात स्पष्ट नहीं होती। तो एक तो उसकी आलोचना इसी आधार पर की जाती है, जनरल विल के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको सबसे महत्वपूर्ण विचारक भी माना जाता है और इसी विचार के आधार पर उसमें अस्पष्ट विचारक भी कहा जाता है कि उसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं थी। लैक प्रॉपर लॉजिकल डेवलपमेंट, तो प्रॉपर लॉजिकली नहीं चला, जिस तरह से हॉब्स चला था स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से हॉब्स के विचार में, इस तरह से प्रॉपर लॉजिकल अरेंजमेंट डेवलपमेंट इसने नहीं की, इसके विचारों में देखने को नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ स्टेट आर नॉट आइडेंटिकल। उसने जो कहा कि राज्य के
इच्छा में राज्य हित और व्यक्ति हित में कभी कोई टकराव नहीं होता। ये आज यदि हम खुद देखते हैं तो हमें बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है कि कई बार राज्य के हित और व्यक्ति के हितों में टकराव नज़र आता है। कई बार शासकों द्वारा या शासक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ को, अपने हित को राष्ट्र हित के रूप में पेश किया जाता है, जिससे व्यक्ति भी सहमत नहीं होते। तो उसका जो ये विचार है कि आइडेंटिकल हैं दोनों में, बिल्कुल एक समान है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। ये कुछ ने अपने विचारों में जो उसको जनरल विल को जो इतनी अधिक शक्ति दी, इतनी अधिक ताकत दी कि और उसको ये कह दिया कि ये कभी गलत नहीं हो सकती, कभी इसका विभाजन नहीं हो सकता, इसका आदेश मानना ही स्वतंत्रता है और जो आदेश नहीं मानेगा उसको बाध्य किया जा सकता है और इसको चैलेंज करने की तो कोई बात है ही नहीं, कभी इसको चैलेंज तो किया ही नहीं जा सकता और व्यक्ति के पास अपने पास कोई अधिकार नहीं, उसने सब कुछ जो हो जनरल विल को सौंप दिए हैं। तो ये जो बातें हैं तो इनसे फिर ये निकल के आता है कि हॉब्स ने रूसो ने एब्सोल्यूटिज्म को बढ़ावा दिया है और इसलिए इसको एब्सोल्यूटिस्ट विचारक मानते हुए भी इसकी आलोचना की जाती है। तो ये हमारे थे रूसो के विचारक, जो उसकी सामान्य इच्छा, प्रभुसत्ता या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उसने दिए। अब आता है उसका कंट्रीब्यूशन। आलोचना के बाद भी उसका जो योगदान रहा है, वो योगदान क्या रहा है कि उसने स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट बताया, आखिर में कुछ भी है उसने, लेकिन राज्य कैसा भी है जनरल विल को शक्तियाँ दी हैं, लेकिन बताया वेलफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट ही है, यानी कि उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यक्ति का हित करना है। थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी का उसने सिद्धांत दिया, यानी कि प्रभुसत्ता जो है वो आम जनता में ही निहित है। इसने ये बात स्पष्ट की। आज भी जब हम अपना संविधान भी देखते हैं कि संविधान में जो देखते हैं कि संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत जो है, रिसोर्स है, वो भारत के नागरिक ही हैं, तो भारत की जनता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट आज भले ही शासक शासन करते हैं, सत्ता कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन मानना यही जाता है कि वो सत्ता उनको प्राप्त कहाँ से हुई है। वो सत्ता उनको, राज्य को प्रभुसत्ता जो प्राप्त हुई है वो जनता से ही प्राप्त हुई है। तो पॉपुलर सोवर्निटी या लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो रूसो के द्वारा जो जनरल विल के माध्यम से उसने दिया था। कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, कॉमन गुड, कॉमन इंटरेस्ट, यूनिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द पीपल। उसने राज्य के उद्देश्य क्या बताए हैं, जैसा कि प्लेटो या एरिस्टोटल ने कहा था कि राज्य व्यक्ति के भले के लिए ही अस्तित्व में है। तो उसने भी ये बात की थी कि आम लोगों के अच्छाई के लिए, भले के लिए, उनके हित के लिए, उनमें एकता बनाए रखने के लिए ही राज्य बना है, राज्य की स्थापना हुई है। डीप इम्पैक्ट ऑन द आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसके विचारों से आइडियलिस्ट स्कूल जो बना, जो बाद में दो मुख्य थॉट चले थे, आइडियलिज्म और रियलिज्म। तो आइडियलिज्म जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि राज्य के माध्यम से व्यक्तियों के हितों को बढ़ाया जा सकता है। बाद में हीगल या जो कांट के फिलॉसफी में हमें आइडियलिज्म देखने को मिलता, तो ये रूसो के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और जो उसने कॉमन गुड की बात की, उससे फिर जो यूटिलिटेरियनिज्म, जो बाद में जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा एक नई आइडिया दिया गया था, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको एक नई आइडियोलॉजी के रूप में जो उभर के आया था, तो वो भी रूसो के विचारों से प्रभावित रहा है। तो इसलिए रूसो के विचार पॉलिटिकल फिलॉसफी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे हमारे रूसो के बारे में। इसके साथ ही रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी समाप्त होती है।